who. Let's have a look at when to use relative pronoun whom. Whom हम कब इस्तेमाल करते हैं in order to make a relative class बनाने के लिए. Okay, fine. अगर आपके पास गिवन दो एग्जाम्पल्स हैं, पेयर ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, और अगर उन दो सेंटेंसेस में आप देखो कि आपका सेम ह्यूमन बीइंग, एक ही ह्यूमन बीइंग होगा, सेम ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो सेम ह्यूमन बीइंग क्या होगा कि दो में से एक सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बना होगा और दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, यानी दो में से एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और एक में ऑब्जेक्ट. अगर सेम ह्यूमन बीइंग एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और एक स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट का काम करे, यानी अगर सेम ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, कॉमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, एज ए रिजल्ट ऐसे स्टेटमेंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं रिलेटिव क्लास बनाने के लिए, वी गो फॉर द रिलेटिव प्रोनाउन होम. हम होम का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट डाउन एन एग्जाम्पल लाइक दिस. शाइस्ता has studied in America. Suppose this is sentence number 1 given, and let the sentence number 2 be like this. I know her. Okay, fine. Shaista is studied in America, and the second example reads like this. I know her. Okay, fine. Here in example number 1, we have got Shaista subject. And in statement number 2 we have got I know, मैं जानता हूं हर उसे मतलब शाइस्ता को. Hence जो ह्यूमन बीइंग यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. पहले तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है, ये सेम ह्यूमन बीइंग है, कॉमन है, तो इन दो के बदले हम एक ही लिखेंगे एज एंटीसीडेंट, यानी यही बनाएगा हमारा एंटीसीडेंट. अब दो में से हम कौन सा यूज करेंगे? आई हैव टोल्ड यू पीपल वी ऑलवेज गो फॉर द नाउन. हम हमेशा नाउन लिखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन में हम पहले लिखेंगे शाइस्ता, जो हमारा एंटीसीडेंट बनेगा शाइस्ता. ओके, फाइन. क्या हम रिलेटिव प्रोनाउन हु इस्तेमाल कर सकते हैं? नो. यहां पे शाइस्ता सब्जेक्ट है, यहां पे मैं आई एम नॉट शाइस्ता, मैं शाइस्ता नहीं हूं. हेंस सेम ह्यूमन बीइंग इज नॉट एक्टिंग एज द सब्जेक्ट. सेम ह्यूमन बीइंग दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट नहीं है, कैन नॉट गो फॉर हु. नेक्स्ट, यहां पे शाइस्ता स्टेटमेंट नंबर 1 में सब्जेक्ट है, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 में आई नो, मैं जानता हूं हर उसे मतलब शाइस्ता को, एंड एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड ऑन हर, एक्शन उस पे हुई है. कौन सी एक्शन? जानने की एक्शन. हेंस शाइस्ता इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट. शाइस्ता यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. मैंने आई नो शाइस्ता भी लिख सकता था, मैंने शाइस्ता को बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रिप्लेस किया है. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से इसलिए क्योंकि उस पर एक्शन हुई है. तो अब यहाँ पे शाइस्ता एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट, दूसरे में ऑब्जेक्ट है. अगर सेम ह्यूमन बीइंग हमारा एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट, दूसरे में ऑब्जेक्ट हो, आई टोल्ड यू पीपल वी गो फॉर रिलेटिव प्रोनाउन होम. हम रिलेटिव प्रोनाउन होम इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स यूज होम. शाइस्ता होम. ओके, फाइन. तो इसके बाद प्रिंसिपल नंबर 3 और 4 में काफी कंफ्यूजन था, लेकिन वो कंफ्यूजन रिस्ट्रिक्टेड था एज फार इज द रिलेटिव प्रोनाउन हु वाज कंसर्न. जहां तक रिलेटिव प्रोनाउन हु का ताल्लुक था तब वो कंफ्यूजन था. अब अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन होम है आपके पास, आप रिलेटिव प्रोनाउन होम इस्तेमाल करते हो, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि इन दिस केस जब रिलेटिव प्रोनाउन होम इस्तेमाल होता है, रिमेंबर हम पहले वो वाला सेंटेंस लिखते हैं S1 और S2 में से हम वो वाला सेंटेंस लिखते हैं इन विच द ह्यूमन बीइंग एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट, जिसमें ह्यूमन बीइंग एज ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा हो, in which the human being acts as the object. Now in example number 2, यहां पे example number 2 में I know her, यहां पे human being object बना था, तो पहले हम statement number 2 लिखेंगे, not 1. अब हमारे पास choice नहीं है. जब आपने relative pronoun who इस्तेमाल किया, you were left with some sort of choice, आपके पास थोड़ी सी choice बची थी, but that particular choice is left no longer. अब वो choice आपके पास नहीं है. Now you have to use here in this particular instance, यहां पे अगर देखा जाए इन दो examples की अगर बात की जाए, you have to use S2 first since human being is acting as the object here. क्योंकि यहाँ पे human being object बन रहा है, तो पहले आपको statement number 2 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. Okay, शाइस्ता whom I know
शाइस्ता होम आई नो, इसके बाद S1 का बचा हुआ हिस्सा ऐड कर दो। क्योंकि शाइस्ता और हर हमने कॉमन लिया एज एंटीसीडेंट, तो ये नहीं रहे अब हमने इन्हें एक बार लिखा है। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है S2 का, पहले वो लिखा, तो इसके बाद बचा हुआ हिस्सा S1 का ऐड कर दो। शाइस्ता होम आई नो हैज स्टडीड इन अमेरिका। ओके फाइन, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल अब जो नया सेंटेंस आपका है कंटेन्स ऑफ रिलेटिव क्लास, इसमें रिलेटिव क्लास है होम आई नो। ओके फाइन, अब जो ये रिलेटिव क्लास आपके पास है, यू विल हैव टू सी वेदर इट्स अ डिफाइनिंग वन और नॉन डिफाइनिंग वन, कि क्या ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है या नॉन डिफाइनिंग है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इस स्टेटमेंट को यहाँ पे एक डेफिनेट नाउन इस्तेमाल कर दिया, ताकि हमारे पास जो रिलेटिव क्लास बने वो एक नॉन डिफाइनिंग वन बने। तब हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेटिव क्लास है, लेट मी टेल यू पीपल, व्हेन वी से लाइक दिस, शाइस्ता हैज स्टडीड अमेरिका। ओके फाइन, वी नो हु हैज स्टडीड इन अमेरिका, इट्स शाइस्ता, शाइस्ता हु हैज स्टडीड इन अमेरिका। वी नीड नॉट एनी मोर इंफॉर्मेशन, हमें और ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं थी। वी नीड नॉट मोर इंफॉर्मेशन टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर नाउन, इस नाउन को डिफाइन करने के लिए और जानकारी की जरूरत नहीं है। ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो शाइस्ता, जिसे मैं जानता हूं, अरे दूसरी बात है, तो जिसे मैं जानता हूं, दिस गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये हमें देता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सिंस दिस गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस बिकम्स द नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, आल्सो नोन एज नॉन रिस्ट्रिक्टिव और नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लास। फाइन, अब जो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास हमारे पास है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, डू नॉट फॉरगेट टू पुट इट इन कॉमास, पुट इट इन कॉमास, इसे कॉमास में तो शाइस्ता कामा होम आई नो कामा। ओके फाइन, and then the remaining part, शाइस्ता कामा होम आई नो कामा has studied in America, यानी शाइस्ता होम आई नो has studied in America। फाइन, तो ये था when to use home। home का हम कब इस्तेमाल करते हैं, home का हम इस्तेमाल करते हैं अगर सेम ह्यूमन बीइंग हमारे दिए गए दो एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल में सब्जेक्ट दूसरे में ऑब्जेक्ट बने। मैंने नहीं कहा कि अगर सेंटेंस नंबर 1 में सब्जेक्ट 2 में ऑब्जेक्ट, नो, ऐसा हो सकता है कि 1 में ऑब्जेक्ट 2 में सब्जेक्ट हो, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। गर्ज ये कि अगर दो में से एक सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट दूसरे में ऑब्जेक्ट है, तो वी गो फॉर द रिलेटिव प्रोनाउन हुम, हम तब इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हुम इन ऑर्डर टू मेक अ रिलेटिव क्लास। ओके फाइन, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने पहले भी कही है, आफ्टर हैविंग चूजन एंटीसीडेंट, जब हम एंटीसीडेंट को चूज कर लेते हैं अपने लिए, यानी एंटीसीडेंट निकाल लेते हैं, रिमेंबर टू यूज द रिलेटिव प्रोनाउन राइट आफ्टर द एंटीसीडेंट एज फॉर एज पॉसिबल। जहां तक मुमकिन हो अपने रिलेटिव प्रोनाउन को राइट आफ्टर द एंटीसीडेंट इस्तेमाल कर लो। मैंने अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स का यहां पे मेंशन किया है, उन सारी एग्जांपल्स में आपने देखा आई हैव यूज्ड द रिलेटिव प्रोनाउन राइट आफ्टर द एंटीसीडेंट, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन को राइट आफ्टर द एंटीसीडेंट इस्तेमाल किया है। और कभी ऐसा नहीं होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि ये कब मुमकिन नहीं होगा। हालांकि यहां पे ऐसे स्टेटमेंट जब जब आपके पास होंगे, आपको एंटीसीडेंट इजीली दिखाई देगा। अगर आप इजीली अपने एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, डू गो फॉर दिस मेथड दैट यूज द रिलेटिव प्रोनाउन राइट आफ्टर द एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन को ठीक एंटीसीडेंट के बाद इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं करना। आप ऐसा लिखो, ऐसे लिखोगे स्टेटमेंट को, फॉर एग्जांपल शाइस्ता हैज स्टडीड इन अमेरिका होम आई नो, नो नॉट दैट, ऐसा नहीं करना कि पहले आप एक पूरा क्लास लिख दो, उसके बाद फुल स्टॉप की जगह रिलेटिव प्रोनाउन, फिर दूसरा क्लास ऐड कर दो। नो, डोंट गो फॉर दैट मेथड, दैट्स नॉट द करेक्ट मेथड, वो सही मेथड नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक वेल डिफाइंड, अच्छे से डिसर्नेबल, दूर से दिखाई देने वाला एंटीसीडेंट है, कॉमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, गो फॉर द एंटीसीडेंट, यूज द रिलेटिव प्रोनाउन राइट आफ्टर द एंटीसीडेंट एंड देन ऐड द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स आपके पास दो सेंटेंसेस क्या है, उन्हें ऐड कर दो। एज फार एज रिलेटिव प्रोनाउन होम इज कंसर्न, ये पहले वो वाला सेंटेंस लेता है इन विच ह्यूमन बीइंग हैज बीन एक्टिंग एज द सब ऑब्जेक्ट, जिसमें ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे S2 इसने लिया, अगर S1 में ऑब्जेक्ट होता तो S1 लेता। तो दिस वाज व्हेन टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन होम इन ऑर्डर टू मेक अ रिलेटिव क्लास। ये था कि कब हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होम को रिलेटिव क्लास बनाने के लिए। Let's talk about third relative pronoun known as
whose. When to use this particular relative pronoun whose in order to make a relative class. Fine. इसका यूज बहुत ज्यादा है. क्या यूज है इसका, चलो देखते हैं. अगर आपके पास गिवन दो एग्जाम्पल्स हैं और अगर एग्जाम्पल नंबर 1 में ह्यूमन बीइंग या एग्जाम्पल नंबर 1 में ह्यूमन बीइंग नहीं एनिमल, या एनिमल नहीं थिंग, या एनिमल नहीं थिंग नहीं प्लेस, या प्लेस नहीं एक्सेट्रा कुछ और एक्सेट्रा, तो जब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 में ह्यूमन बीइंग और एनिमल और थिंग, इनमें से कोई भी एक्सेट्रा या कुछ और, एक्स एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ख्याल रहे, अगर दो में से एक एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट है या एनिमल सब्जेक्ट है या थिंग सब्जेक्ट है या प्लेस सब्जेक्ट है, जो भी एंटिटी, चाहे कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, प्लेस हो, थिंग हो, आइडिया हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, अगर कोई भी इनमें से सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट नंबर 1 में ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट था, अगर स्टेटमेंट नंबर 2 में सेम ह्यूमन बीइंग, उसी ह्यूमन बीइंग की पोजीशन को डिस्कस किया गया, पोजीशन डिस्कस्ड ऑफ द सेम ह्यूमन बीइंग. इफ इन एग्जांपल नंबर 2 ऑफ द सेम ह्यूमन बीइंग, इसी ह्यूमन बीइंग की पोजीशन इज बीइंग डिस्कस्ड, पोजीशन के बारे में बात की जा रही है. या अगर स्टेटमेंट नंबर 1 में एनिमल सब्जेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 में उसी एनिमल की पोजीशन इज बीइंग डिस्कस्ड, पोजीशन का जिक्र किया जा रहा है. या थिंग सब्जेक्ट है स्टेटमेंट नंबर 2 में, यानी दो में से एक स्टेटमेंट में उस थिंग की पोजीशन को डिस्कस किया गया. या फॉर एग्जांपल प्लेस सब्जेक्ट था, फिर दो में से एक स्टेटमेंट में प्लेस की पोजीशन को डिस्कस किया गया हो, या आइडिया एक्सेट्रा प्लेस व्हाटसोएवर, अगर कोई भी इनमें से सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर दो में से एक एग्जांपल में उनकी पोजीशन को डिस्कस किया जा रहा हो, एट दैट इंस्टेंस तब वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन हुज. हम रिलेटिव प्रोनाउन हुज का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास बनाने के लिए. लेट्स सी हाउ. चलो देखते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल पहले हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे. असलम स्टडीज इन क्लास 10th. फाइन. Studies in class 10th. Fine. Aslam studies in class 10th. In statement number 2, we will be discussing not Aslam but Aslam's position. For example, his father. His father is a doctor. His father is a doctor. Okay, fine. In these two given examples, what we notice is the fact that here Aslam is acting as a subject, human being subject है. आप एंटीसीडेंट कहां से लोगे? एक सब्जेक्ट आपके पास असलम है, दूसरे में आप देखो असलम सब्जेक्ट नहीं है, तो हु इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सेम ह्यूमन बीइंग एक सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है. ओके फाइन. पहले स्टेटमेंट में असलम सब्जेक्ट है, दूसरे में डॉक्टर ऑब्जेक्ट है. असलम और डॉक्टर सेम ह्यूमन बीइंग नहीं है, सिंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा कॉमन नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है. या स्टेटमेंट नंबर 1 का सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट आप देख लो क्लास 10th फॉर एग्जांपल, तो ये ऑब्जेक्ट हिज कॉमन सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अगेन नहीं है, तो कॉमन सब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है. एज ए रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट है. फाइन. यहाँ पे हिज फादर, उसके पापा. किसके पापा? हुज फादर. किसका बाप? असलम का बाप. असलम के बाप के बारे में बात की जा रही है. ख्याल है पोजीशन किसे कहता है? बिलोंगिंग को. जो कोई चीज मेरी है, चाहे वो मेरा आइडिया हो, मेरे बाल हो, मेरी जैकेट हो, मेरे पापा हो, मेरा घर हो, हर मेरी चीज इस काल में पोजीशन, वो मेरी पोजीशन है. फाइन. तो यहाँ पे असलम स्टेटमेंट नंबर 1 में सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 में उसकी पोजीशन यानी उसके पापा के बारे में बात की जा रही है. लेकिन हमें कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे बोल रहा है कि उसके बाप के बारे में बात की जा रही है? इट इज दिस पोजेसिव एडजेक्टिव हिज. ये पोजेसिव एडजेक्टिव है हिज. पोजेसिव प्रोनाउन में कहूंगा फिलहाल पोजेसिव प्रोनाउन हिज है. तो अब नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 में ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 में हिज उसकी पोजीशन दिखाता है. इन दो को मैं कॉमन लूंगा, इन दो में से मैं अपना एंटीसीडेंट चूज कर लूंगा. एंड रिमेंबर वी गो फॉर नाउन. हम हमेशा नाउन के लिए जाते हैं. लेकिन फर्ज करो यहाँ पे असलम नहीं ही होता, तो ही और हिज में से हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस आवर एंटीसीडेंट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट, एंटीसीडेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वी वुड गो फॉर द सब्जेक्टिव केस. हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं ही एंड नॉट द पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन केस. रिमेंबर. तो असलम और हिज कॉमन, इन दो के बदले हम एक ही लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोना राइट असलम. फॉर एग्जाम्पल इन दो के बदले हम असलम लिखेंगे.
असलम। चूंकि स्टेटमेंट नंबर 1 में असलम सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 में हिज पोजीशन इज बीइंग डिस्कस्ड, उसकी पोजीशन के बारे में बात की गई है। वी विल गो फॉर द रिलेटिव प्रोनाउन हुज। असलम हुज, ओके, असलम हुज। नाउ जब आपने हुज इस्तेमाल किया, प्रिंसिपल नंबर 3 और 4, क्या फिर से कंफ्यूजन है कि पहले कौन सा लिखेंगे? क्या चॉइस है? नो, नो चॉइस इज नो लॉन्गर लेफ्ट। व्हेनेवर इट हैपेंस कि जब कभी भी पोजीशन को डिस्कस किया जाता है, यानी हम हुज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, रिमेंबर वी राइट डाउन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस फर्स्ट इन विच पोजीशन इज बीइंग डिस्कस्ड। पोजीशन डिस्कस्ड. So the sentence in which possession is discussed comes first. पहले हम वही लिखते हैं। यहां पे आप देखो, इन स्टेटमेंट नंबर 2 पोजीशन हैज बीन डिस्कस्ड। स्टेटमेंट नंबर 2 में पोजीशन के बारे में बात की गई है, तो पहले हम स्टेटमेंट नंबर 2 लिखेंगे। हमने सबसे पहले लिया एंटीसीडेंट असलम, सब्जेक्ट और इस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी पोजेसिव प्रोनाउन के बदले जो बता रहा था कि असलम की पोजीशन के बारे में बात की गई है, तो एंटीसीडेंट हमने लिया असलम। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हुज इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 पहले आएगा, क्योंकि यहां पे पोजीशन डिस्कस की गई है। हुज फादर इज ए डॉक्टर, ओके फाइन। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 1 का बचा हुआ हिस्सा ऐड कर दो। स्टडीज इन क्लास 10th. Fine, we have got all together a new sentence after having joined these two sentences. हमारे पास एक नया sentence है which reads like this: Aslam, whose father is a doctor, studies in class 10. Okay, fine. Whose father is a doctor happens to be the relative class. ये हमारा relative class है, but you have to identify which one, defining or non-defining. This is in the non-defining relative class. Thus I will put it in commas. इस तरह से मैं इसे commas में रखूंगा, क्योंकि Aslam studies in class 10. We know whom we are talking about. हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। This information is the extra information. Thus I have put it in commas. मैंने इसे commas में रखा है। Okay, तो Aslam, whose father is a doctor, studies in class 10. Fine. This is when to use whose. यह है whose कब इस्तेमाल होगा, लेकिन फिलहाल हमने इसे ह्यूमन बीइंग के साथ इस्तेमाल किया। क्या ये एनिमल के साथ भी इस्तेमाल होगा? क्या ये थिंग, प्लेस, आइडिया एक्सेट्रा सबके साथ इस्तेमाल होगा? हाँ, सबके साथ इस्तेमाल होगा। ये सबके साथ इस्तेमाल होगा अगर केस ऐसा हो जैसा इस वक्त ह्यूमन बीइंग के साथ था कि एक स्टेटमेंट में ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट था, दूसरे में उसकी पोजीशन डिस्कस की गई थी। अगर सेम केस एनिमल के साथ हो, एक स्टेटमेंट में एनिमल सब्जेक्ट हो, दूसरे में उसकी पोजीशन को डिस्कस किया गया हो, या थिंग उसकी पोजीशन को डिस्कस किया गया हो। मैं एक एग्जांपल लूंगा, एनिमल की एग्जांपल चलो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, थिंग एक्सेट्रा आप चेक कर लेना घर में कुछ सेंटेंसेस डेवलप करके। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, हुज ही इस्तेमाल होगा जब एक स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो लेकिन दूसरे में उनकी पोजीशन डिस्कस की गई हो। एनिमल के बारे में बात करेंगे। अगर एनिमल एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल द डॉग चेस्ड पीपल, The dog chased people. अरे कुत्ते ने लोगों का पीछा किया है, ठीक है, अच्छा किया। नेक्स्ट, तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। आपके पास पेयर ऑफ सेंटेंसेस होगा ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है इट्स कलर वाज ब्लैक। कुत्ते का रंग कैसा था? कुत्ते का रंग काला था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में द डॉग इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट, एंड इन स्टेटमेंट नंबर 2 वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कलर, हुज कलर, डॉग्स कलर, एंड which word suggests that we are talking about the possession, that possession is being discussed. It is the possessive pronoun. It's fine. तो the dog और its possessive pronoun, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 में एनिमल सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 में उसके कलर, उसकी बात नहीं की जा रही है, उसके कलर, उसकी पोजीशन की बात की जा रही है। तो the dog और its के बदले हम एक ही लेंगे, the dog एंटीसीडेंट, The dog नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन whose यूज करेंगे, क्योंकि पोजीशन डिस्कस की गई है। जब कभी भी पोजीशन डिस्कस की जाए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो, एनिमल की हो, थिंग की हो, प्लेस की हो, व्हाटसोएवर, हुसोएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम whose ही इस्तेमाल करते हैं। The dog whose। लेकिन इसके बाद पहले आप कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करोगे जिसमें पोजीशन डिस्कस की गई है? तो whose color was black, whose color was black chased people.
ये है आपके पास नया सेंटेंस which reads like this: the dog whose color was black chased people. Okay, fine. In this very particular sentence we have got whose color was black, and this happens to be the relative clause. ये आपका relative clause है. At this occasion this is defining relative clause. ये defining relative clause है, needs not to be put in commas. इसे commas में रखने की कोई जरूरत नहीं है. Hence as a result हमने whose इस्तेमाल करके relative clause बनाया. लेकिन whose का इस्तेमाल कब किया? पहले तो इससे पहले जब ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट था लेकिन उसकी पोजीशन डिस्कस की गई थी. दिस टाइम एनिमल सब्जेक्ट, उसकी पोजीशन डिस्कस की गई है. चलो थिंग की भी बात करेंगे. क्यों इस डायलेमा में रहना कि सर ने थिंग की एग्जांपल नहीं दिखाई? थिंग के साथ कब हुज इस्तेमाल होगा? थिंग के साथ हुज इस्तेमाल होगा अगर थिंग एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बने और अगर दूसरे स्टेटमेंट में सेम उसी थिंग की पोजीशन डिस्कस की गई हो. फॉर एग्जाम्पल, write to me to pen, write to me to pen, writes smooth. Fine. Example number 1, write to me to pen. Thing acting as a subject. In example number 2, let's go for its cost is rupees 10. Its cost is rupees 10. Fine. अब हमारे पास दो सेंटेंस हैं. एक सेंटेंस में थिंग सब्जेक्ट है, दूसरे में इट्स कास्ट, उस थिंग उस चीज की कीमत के बारे में बात की गई है. हेंस पोजीशन डिस्कस की गई है. एज ए रिजल्ट हम क्या करेंगे? राइट मीटर पेन और पोजेसिव प्रोनाउन एज एंटीसीडेंट लेंगे, बट वी ऑलवेज गो फॉर द नाउन और द सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो हम राइट मीटर पेन लिखेंगे. इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हुज इस्तेमाल होगा. राइट मीटर पेन हुज कास्ट. पहले हम ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें पोजीशन डिस्कस की गई है. हुज कास्ट इज रुपीज 10. एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बचा था? राइट स्मूथ. इस तरह से हमने इन दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करके एक रिलेटिव क्लास बनाया. Whose cost is rupees 10. Okay, fine. हम राइट मीटर पेन की बात कर रहे हैं. We know राइट मीटर पेन ऑलमोस्ट सब जानते हैं. तो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है. Put it in commas. इसे commas में रखता हूँ. As a result, this is when to use whose. Whose का हम इस्तेमाल कब करते हैं? With human being, animal, thing, place, idea, etc. Any entity, हर एक entity के साथ. But कब? जब वो entity एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट का काम कर रही हो और दूसरे स्टेटमेंट में उसी entity की पोजीशन डिस्कस की गई हो. By entity I mean existence, कोई भी चीज जो भी मौजूद है. Fine. So this was when to use whose. Let's talk about when to use which. When to use a relative pronoun which in order to make a relative class. Which का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है as far as the formation of relative classes is concerned. Suppose you are given two examples and say in one of the given examples animal or thing or place or idea, etc., etc. Animal, thing, place, etc. Okay. अगर स्टेटमेंट नंबर 1 में आपका एनिमल, पहले हम एनिमल की बात करेंगे. अगर स्टेटमेंट नंबर 1 में एनिमल सब्जेक्ट है, एनिमल क्या है? सब्जेक्ट. और अगर स्टेटमेंट नंबर 2 में वही एनिमल एक बार फिर सब्जेक्ट है, यानी अगर दिए गए दोनों स्टेटमेंट्स में सेम एनिमल सब्जेक्ट हो, सेम एनिमल सब्जेक्ट, जैसे हमने देखा सेम ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट था तो हु इस्तेमाल कर लिया, हु इस्तेमाल कर लिया. अब अगर सेम एनिमल सब्जेक्ट होगा तो हम विच इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर एक स्टेटमेंट में एनिमल सब्जेक्ट दूसरे में ऑब्जेक्ट हो, ख्याल रहे हम तब भी विच ही इस्तेमाल करते हैं. एनिमल के साथ सिर्फ हम हुज इस्तेमाल करते हैं तब जब उसकी पोजीशन डिस्कस करनी हो. अदरवाइज एनिमल के साथ हम हमेशा विच ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट हो या एक में सब्जेक्ट एक में ऑब्जेक्ट हो. थिंग के साथ भी बिल्कुल यही केस है. अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट इन बोथ एग्जाम्पल्स, दोनों एग्जाम्पल्स में विल यूज विच. अगर ये एक में सब्जेक्ट एक में ऑब्जेक्ट हो, अगेन विल गो फॉर विच. एक बार फिर हम विच ही इस्तेमाल करेंगे.
यानी एनिमल और थिंग के साथ हमेशा विच इस्तेमाल करते हैं हम, चाहे वो दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट हो, एक में सब्जेक्ट एक में ऑब्जेक्ट हो, व्हाटएवर द केस बी। सिर्फ सिवाय इस बात के कि हुज इज यूज्ड विद एनिमल एंड थिंग व्हेनेवर देयर पोजीशन इज बीइंग डिस्कस्ड इन एनी ऑफ द गिवन एग्जांपल्स। अगर दी गई दो एग्जांपल्स में से किसी भी एग्जांपल में पोजीशन डिस्कस की जाए तो उनके साथ तब हम इनके साथ उस इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इनके साथ हमेशा विच इस्तेमाल होता है। तो एनिमल के साथ हमेशा विच इस्तेमाल होगा, थिंग के साथ हमेशा विच इस्तेमाल होगा। प्लेस की बात करेंगे, क्या प्लेस के साथ भी केस सेम है? अगर ये एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है फाइन, और अगर दूसरे स्टेटमेंट में भी सब्जेक्ट है फाइन, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट, यानी प्लेस के साथ विच तब इस्तेमाल होगा जब सेम प्लेस विल बी एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट इन बोथ द गिवन एग्जांपल्स। अगर सेम प्लेस दोनों एग्जांपल्स में सब्जेक्ट का काम करे, प्लेस के साथ सिर्फ तब विच इस्तेमाल होगा, एल्स हम प्लेस के साथ विच इस्तेमाल नहीं करते हैं। या कभी कभार जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तब, लेकिन एक्सेप्शनल है, मैं यहां पे एज अ जनरल प्रिंसिपल नहीं ले सकता। प्लेस के साथ सिर्फ तब इस्तेमाल होगा विच जब प्लेस दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट हो, सेम प्लेस। एनिमल के साथ कब? चाहे वो एनिमल्स कॉमन सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो। थिंग के साथ कब? जब वो कॉमन सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो। फाइन, एनिमल की एक एग्जांपल लेंगे, थिंग की एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, द डॉग chased people. Okay, it had gone mad. कुत्ते ने लोगों का पीछा किया। अरे क्यों किया? वो पागल हो गया था। तो वी हैव गॉट टू एग्जांपल्स, हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। द डॉग चेस्ड पीपल एंड द अदर वन रीड्स लाइक दिस, इट हैड गॉन मैड। ओके फाइन। नाउ इन एग्जांपल नंबर 1 वी हैव गॉट एनिमल एक्टिंग एज द सब्जेक्ट, द डॉग। इन एग्जांपल नंबर 2 वी हैव अगेन गॉट इट इज द डॉग। हम यहाँ पे कुत्ते की बात कर रहे हैं, उसके बदले द डॉग के बदले प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, सब्जेक्टिव केस, और कुछ नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में सेम एनिमल आप देखो सब्जेक्ट बन रहा है, सेम एनिमल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो विच इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, द डॉग विच। अब इशू ये है, जैसा हु के साथ था फंडामेंटल नंबर 3 और प्रिंसिपल नंबर 3 और 4 में, कि पहले कौन सा स्टेटमेंट ऐड करेंगे। ख्याल रहे, अगर एनिमल दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट हो या थिंग दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट हो, प्लेस दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट हो, तो ये इशू एक बार फिर आएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग जब दोनों स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट था, हमने हु इस्तेमाल किया तो चॉइस वाला इशू आया। यहां पे भी बिल्कुल वैसा इशू है, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट है, विच इस्तेमाल हो रहा है, एनिमल दोनों में सब्जेक्ट है, तो चॉइस वाला इशू है। लेकिन उसे रिड्यूस करेंगे बाय गोइंग फॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप देखो पहले कौन सा इवेंट हुआ होगा, पहले कुत्ते ने लोगों का पीछा किया हुआ होगा या पहले वो पागल हुआ होगा। मुझे लगता है पागल हुआ होगा। द डॉग विच हैड गॉन मैड chased people. Fine. The dog which had gone mad chased people. As such, we had joined these two examples in order to make a new sentence containing a relative class. And it contains a relative class which had gone mad. Which had gone mad happens to be the relative class and a defining one. ये हमारा relative class है और एक defining relative class है. Fine. तो ये है कि animal के साथ हम which इस्तेमाल करते हैं जब animal दोनों sentences में subject हो। लेकिन अब हम देखेंगे, अगर एनिमल एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट दूसरे में ऑब्जेक्ट हो, क्या तब भी विच इस्तेमाल होगा। द डॉग चेस्ड पीपल। एग्जांपल नंबर 2, आई सॉ द डॉग। ओके फाइन। एग्जाम्पल नंबर 1 में द डॉग सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल नंबर 2 में डॉग ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इन दिस केस हमने कहा एनिमल के साथ हर सूरत में हम विच इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो कॉमन है इसे एज एंटीसीडेंट लिखेंगे, द डॉग। विच ही इस्तेमाल होगा तो विच ही लिखेंगे, एनिमल के साथ विच ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इस वक्त चॉइस नहीं है, क्योंकि दो में से एक स्टेटमेंट में एनिमल ऑब्जेक्ट बना है और पहले वो स्टेटमेंट आएगा इन विच एनिमल इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट। वो स्टेटमेंट जिसमें एनिमल ऑब्जेक्ट बना हो कम्स फर्स्ट। हेंस द डॉग विच आई सॉ, द डॉग तो हमने ऑलरेडी लिया है, द डॉग विच आई सॉ दूसरे स्टेटमेंट में बचा था, पहले स्टेटमेंट में क्या बचा है, चेस्ड पीपल। द डॉग विच आई सॉ चेस्ड पीपल।
तो इस तरह बनाया हमने रिलेटिव क्लास एंड डिफाइनिंग वन। ओके, तो एनिमल के साथ हर सूरत में विच ही इस्तेमाल होगा, चाहे एनिमल दोनों एग्जांपल्स में सब्जेक्ट बने या एक एग्जांपल में सब्जेक्ट एक में ऑब्जेक्ट बने। बिल्कुल ऐसा ही होगा थिंग के साथ भी, थिंग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गॉट टू एग्जाम्पल्स रीडिंग लाइक दिस, राइट विथ अ पेन, राइट स्मूथ, आई बॉट इट, तो हम लिखेंगे इट राइट विथ अ पेन। फर्स्ट एग्जांपल में राइट विथ अ पेन सब्जेक्ट है, आई बॉट इट दूसरे में इट राइट विथ अ पेन ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे राइट विथ अ पेन विच आई बॉट। पहले वो वाला सेंटेंस जिसमें थिंग ऑब्जेक्ट था, विच आई बॉट राइट स्मूथ। या अगर दोनों में सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल राइट विथ अ पेन राइट स्मूथ, इट कास्ट ₹20, तो हम राइट विथ अ पेन और इट सब्जेक्ट कॉमन है हमारा, तो एक ही लिखेंगे राइट विथ अ पेन विच कास्ट ₹10 और 20 जो भी होगा, विच कास्ट ₹10 राइट स्मूथ। फाइन। तो प्लेस के बारे में हम जिक्र जरूर करूंगा कि प्लेस के साथ हम विच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो गिवन सेंटेंसेस हैं। व्हाइल ऑन एग्जाम्पल नंबर 1 रीड्स लाइक दिस, Sonamarg is a beautiful place. सोनामर्ग एक ब्यूटीफुल प्लेस है। I like दोनों में सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा प्लेस। It attracts tourists. It attracts tourists. Okay, fine. Tourists are being attracted by what? By Sonamarg. Here in this very example, Sonamarg is acting as the subject. In example number 2, we have again got Sonamarg as it. Sonamarg acting as the subject. In both the examples, we have got same place acting as the subject. If same place is acting as the subject in both the examples, we will first look for the antecedent. पहले तो एंटीसीडेंट को ढूंढो, वो मिल गया मुझे कॉमन सब्जेक्ट, एंड देन यूज रिलेटिव प्रोनाउन विच। Sonamarg, which go for the chronological order, which is a beautiful place, which is a beautiful place and attracts tourists. Hence we have got it done. Sonamarg, which is a beautiful place, attracts tourists. तो हमने क्या किया, सोनामर्ग और इट कॉमन लिया, एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन विच इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स में प्लेस एज सब्जेक्ट एक्ट कर रहा था। उसके बाद चूंकि प्लेस दोनों में सब्जेक्ट था, अगेन प्रिंसिपल नंबर 3 और 4 का वो इशू था, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने देखा, विच इज अ ब्यूटीफुल प्लेस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स। ओके फाइन, तो ये था कि प्लेस के साथ हम कब इस्तेमाल करते हैं विच। दिस वाज रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 5। रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 5 की अगर बात करेंगे, यानी यूज ऑफ दैट। यूज ऑफ दैट, दैट कब इस्तेमाल होता है रिलेटिव क्लास बनाने के लिए? लेट मी टेल यू पीपल, ये जो दैट है, इस दैट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी दैट रिप्लेस करता है। ये इस्तेमाल हो सकता है किस किस की जगह पे? ये विच की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है, रिमेंबर, और ये होम की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी दैट से हम रिप्लेस करते हैं विच को या होम को। जहां जहां पे हमने विच इस्तेमाल किया था, हम वहां पे दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जहां पे हमने होम इस्तेमाल किया था, हम वहां पे दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ए कंडीशन इज अप्लाइड, एक कंडीशन अप्लाई होती है। व्हाट इज द अप्लाइड कंडीशन? कि जब कभी भी हम रिप्लेस करने के लिए जाएंगे, यानी विच इस्तेमाल होगा, होम इस्तेमाल होगा, रादर हम दैट इस्तेमाल करेंगे, वी नीड टू मेक श्योर दैट द रिलेटिव क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, कि रिलेटिव क्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं, नीड्स टू बी ए डिफाइनिंग वन, needs to be a defining one. Relative class defining one होना चाहिए, तब जाके हम ऐसा कर सकते हैं कि which या home को हम रिप्लेस करेंगे by that। जहां जहां पे which इस्तेमाल होता है, हम वहां पे that इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बहुत कम ये होता है कि we replace home by that, and that also in informal English, otherwise we usually don't do it। हम home को that से नहीं करते हैं, but informal English, spoken English में at times we do it, हमेशा करते हैं। फाइन, तो that was about that। तो अब मैं एक और बात आपसे बोल दूं
कि मैंने कहा था यूज द रिलेटिव प्रोनाउन राइट आफ्टर द एंटीसीडेंट। एट टाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल, कभी कभार ये पॉसिबल नहीं होगा। लेट मी राइट डाउन एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर आस्क्ड टू जॉइन these two examples, these two sentences in order to make a relative class. He is a boy. Okay. I know him. Now, here we have got he, human being, acting as subject. Here we have got him, human being, same human being, acting as object. इन्हें ज्वाइन करना है, हम कैसे करेंगे? He, whom I know, is a boy. Fine, ठीक है। But चूंकि इन दिस वेरी एग्जाम्पल ही इज अ बॉय, ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रही है, लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल एंड लुक एट द नेचर ऑफ दिस वर्ब। इस वर्ब को देखो। सिंस वी डोंट हैव गॉट एन एक्शन स्टेटिंग वर्ब, क्योंकि हमारे पास एक्शन स्टेटिंग वर्ब नहीं है, नो डाउट दिस इज अ वर्ब। फॉरगेट, ये मत भूलना, डोंट फॉरगेट कि ये जो इज है ये एक वर्ब है। This is not acting as a helping verb here, not as an auxiliary verb. Remember, this is acting as a verb. Fine, ये verb है, but this is not an action stating verb. लेकिन ये action दिखाने वाला verb नहीं है। अगर कभी कभार आपके पास ऐसा सेंटेंस हो कि action stating verb ना हो, what we do, हम क्या करते हैं इस दैट कि पहले इस एक क्लास को वापस लिखो जिसमें एक्शन स्टेटिंग वर्ब नहीं है। ही इज अ बॉय, यूज अ रिलेटिव प्रोनाउन हु, क्योंकि सॉरी होम, क्योंकि एक स्टेटमेंट में ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट, दूसरे में ऑब्जेक्ट है, तो ही इज अ बॉय, और उसके बाद ही और हिम हमने कॉमन लेना है। ही इज अ बॉय हमने ऑलरेडी लिखा, होम हमने इस्तेमाल किया है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन खत्म होगा। ही इज अ बॉय होम आई नो। तो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने हालांकि अब भी रिलेटिव प्रोनाउन को राइट आफ्टर द एंटीसीडेंट इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त क्या है कि हमारा एंटीसीडेंट अ बॉय है। अगर मैं इसे जैसे हमने अभी तक चेंज किया वैसे चेंज करूं तो व्हाट विल हैपन, ही एंड हिम, इंस्टेड ऑफ दीज टू आई विल राइट डाउन वन, ही, गो फॉर द रिलेटिव प्रोनाउन होम, ही होम आई नो, ही होम आई नो इज ए बॉय। ओके फाइन, लेकिन यहाँ पे इश्यू क्या है, अगर ही है तो ये बॉय ही होगा, ऐसा कुछ एम्बिग्यूटी यहाँ पे है। हेंस हम क्या करते हैं, वी गो फॉर दिस मेथड, हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास एक्शन स्टेटिंग वर्ब नहीं होगा तब हम क्या करते हैं, वी यूज द रिलेटिव प्रोनाउन राइट आफ्टर द नाउन फ्रेज और राइट आफ्टर ए क्लास, एक क्लास के बाद या एक नाउन फ्रेज के बाद। जब भी हमारे पास क्या होगा कि एक क्लियरली डिसर्नेबल एंटीसीडेंट नहीं होगा, और अगर हमारे एक क्लास में जो वर्ब है वो एक्शन स्टेटिंग वर्ब नहीं है। Okay, fine. This is all about relative clauses at the moment. We'll soon be back with third part of relative clauses, in which I will be providing some more additional information about this very particular topic. इसी टॉपिक पे मैं एक और पार्ट लेके आऊंगा, पार्ट 3, जिसमें हम और जो इसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इट्स ओवर, आई थिंक हमने ये फिनिश कर लिया है कि हाउ टू फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव क्लासेस, हाउ टू फॉर्म रिलेटिव क्लासेस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. I'll be uploading videos on daily basis, on regular basis. I'm gonna cover all your syllable. मैं आपके पूरे syllable को cover करने जा रहा हूँ. Do not forget to subscribe the channel. Thanks.